हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सबको मेरे वीडियो में। देखिए 3-4 दिन हो गए मेरे वीडियो में आने में, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। आज 1 तारीख है ना, 30 है। आज 30 जून है, मेरा 3 तारीख को एग्ज़ाम था पर पोस्टपोन हो गया 10 जून के लिए, इसलिए मैं वीडियो बना पाया। वरना एग्ज़ाम के प्रेशर में मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। इसलिए आज मुझे मौका मिला है, मैंने तय किया कि आज मैं ये चैप्टर ही ख़त्म कर दूँगा। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर में जाएंगे। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है, थंबनेल में ही आपने देख चुके हैं। थंबनेल में जो टॉपिक है, क्रोन रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट्स, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, सब का सब हम आज ख़त्म करने वाले हैं। एक ज़रूरी बात यह है कि क्रोन रूल के अंडर जो भी एक्ट्स, जो भी रेगुलेशंस आए इंडिया में, इन सब एक्ट्स में इंडियन, इंडिया, ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के लिए ये वर्ड जॉइंट किया गया। पर इससे पहले जो भी एक्ट्स आते थे उन सब में उन्हीं लोगों के नाम थे जो एक्ट्स लाते थे, पर उन सब से इंडिया का कुछ भला नहीं होता था कुछ कुछ क्षेत्र में होता था, पर फॉर इंडिया, ऑफ इंडिया ऐसा नहीं आता था। पीट्स इंडिया, ओके, रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब एक्ट इंडिया के लिए या फिर ऑफ इंडिया, फॉर इंडिया ऐसा नहीं आता था। इतना बड़ा म्यूटिन हो गया 1857 में, इसलिए उसके बाद जो भी एक्ट्स है, फॉर इंडिया, ऑफ इंडिया, ऐसे वर्ड लगा दिए गए एक्ट्स में। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। जनरली हम कह सकते हैं कि इंडियंस को खुश करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 मतलब 1857 के बाद जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद 1858 में मतलब 1 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। चलिए देखते हैं क्या है। पहली बात यह है कि ऑन द बैक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इसको लाया गया था, जो भी मैं पहले बता सकता हूँ। सिपाही म्यूटिनी जो हुआ था उसके तहत, उसके बाद इस एक्ट को लाया गया था। The Acts for the Good Government of India is also known as the Act for Good Government of India। बता था ना, फॉर इंडिया, ऑफ इंडिया ऐसे ही लाया गया। इसके बाद Act for the Good Government of India abolished the East India Company and transferred the powers of the government, territories and revenues to the British Crown। कंपनी में से सारा का सारा कंट्रोल हटा दिया गया, क्रोन को दिया गया। सारा का सारा पावर, रेवेन्यू हो, गवर्नमेंट हो, टेरिटोरी हो, सारा का सारा पर ब्रिटिश क्रोन को दिया गया। उस समय ब्रिटिश क्रोन थे एलिजाबेथ क्वीन तब तक, ठीक है। इसी एक्ट के अंदर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट था उसे क्या कर दिया गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। सो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय थे। लॉर्ड कैनिंग पहले क्या होता, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पोस्ट था उसे क्या कर दिया गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया तब से कहा गया, और इंडिया का पहला वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। दूसरा, जो डबल गवर्नमेंट था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, उसे एबोलिश कर दिया गया। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया और एक न्यू ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड विथ ऑल कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। The Secretary of State was a member of the British Cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament। देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मेंबर को ही, उनके कैबिनेट के एक मेंबर को, ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया जाता था, और वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हम कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते थे इंडिया के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कौन, ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर को ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया जाता था, जो कि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया के लिए। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया, ठीक है।
It established a 15 member of Council of India to assist the Secretary of State for India. The council was an advisory body. The Secretary of State was made the chairman of the council. एक 15 मेंबर वाला एक काउंसिल बनाया गया जो कि असिस्ट करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता था उन्हें 15 मेंबर असिस्ट करते थे, काउंसिल बनाया जाता था और उस काउंसिल का हेड कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो उस काउंसिल के हेड थे और वो 15 लोगों के हेड थे, वो 15 लोग असिस्ट करते थे उन्हें। ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज ए बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ suing and being sued in India and in England. This Act of 1858 was, however, largely confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England. It did not alter in any substantial way the system of government that prevailed in India. इस एक्ट को इंडिया में एक अच्छा सा गवर्नमेंट सिस्टम लाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसीलिए तो इसे कहते हैं एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इट डिड नॉट अल्टर इन एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया। देखिए, जो भी कर लें हमें अपना ही पसंद है यार, वो जितना भी अच्छा सोच ले हमें अपना ही अच्छा लगेगा। भाई बताया गया यहाँ पर जो भी हो, हमें इसका फीचर याद रखना चाहिए। पहली बात हमने डिस्कशन किया 1858 में क्यों है था ऑन द बैक ऑफ द 1857 रिवोल्ट। ओके, इसे एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इसके अंडर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पोस्ट था उसे वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहा गया और पहले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डिटेक्टर्स उसे एबोलिश कर दिया गया एंड एक नया पोस्ट को एस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये पोस्ट किसको दिया जाता था? द ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर को। ठीक है, और उन्हें 15 मेंबर असिस्ट करते थे, उन्हें काउंसिल कहा जाता था और उन काउंसिल का हेड कौन था? द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, इसके बाद 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या था? देखिए, आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड। देखिए, जितना भी फीचर मैंने बताया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का वो सब यहाँ पर डिस्क्राइब है। ठीक है, वो सब यहाँ सारा का सारा यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है। देखिए, मैंने पहली बात बताया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कन्वर्टेड टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे, फिर डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एबोलिश कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की बात बताया गया है, 15 मेंबर ऑफ काउंसिल की बात बताया गया है। ठीक है, सारा का सारा मैंने कंप्लीट किया। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर कंट्री। In pursuance of its policy of association, these acts were enacted by the British government in 1861, 1892 and in 1909. इसके बाद फील किया गया कि इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्से देना चाहिए और इंडियन काउंसिल एक्ट एक के बाद एक लाया गया 1861 में, 1892 में एंड 1909 में लाया गया था। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्यों? चलिए देखते हैं। इट मेड a beginning of the representative institutions by associating Indians with the law making process। मतलब कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को भी जगह दिया गया, इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने के लिए दिया गया। इसीलिए तो बताया गया कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस में पार्टिसिपेट करते थे इस एक्ट के अंदर। It thus provided that the Viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council, and in 1862, Lord Canning, then the Viceroy, nominated these 3 Indians to his legislative council: the Raja of Benares, the Maharaja of Patiala, and C. Sir Dinkar Rao। देखिए क्या है इसमें बताया गया। पहली बात यह है कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को हिस्सा दिया जाता था, मेंबर्स बनाया जाता था, किस तरह से उनको अपॉइंट किया जाता था। वाइसरॉय कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को उनके काउंसिल में
ऐड करते थे, एक्सपांड करते थे काउंसिल को। कैसे ना, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड करके। 1862 में लॉर्ड कैनिंग, जो कि तब के वायरस थे, माफ कीजिएगा वाइसरॉय थे, नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। 3 इंडियंस को, कौन कौन? राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव। इन तीनों को पहले ये 3 इंडियंस थे जिनको लॉर्ड कैनिंग ने अपने काउंसिल में ऐड किया था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में। कब? 1862 में। ठीक है। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो पहले जो एक्ट्स आते थे, बॉम्बे और मद्रास से सारा का सारा पावर हटा दिया जाता था और बंगाल के जो प्रेसिडेंसी था उनमें सेंट्रलाइज कर दिया जाता था, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया गया था 5th इंडिया एक्ट इन सब वगैरह में। पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंडर फिर से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को अपना लेजिस्लेटिव पावर लौटा दिया गया। ठीक है। इट दस रिवर्स द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट। देख बताया ना, रेगुलेटिंग एक्ट में शुरू हो गया था जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, उसको रिवर्स कर दिया गया, मतलब पहले जैसा हो गया। देखिए 1773 में शुरू हो गया था सेंट्रलाइजेशन पावर। कब खत्म हुआ था? 1833 के चार्टर एक्ट में खत्म हुआ था सेंट्रलाइजेशन पर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1816 के अंदर इस सेंट्रलाइजेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन 1937। देखिए, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड for the establishment of new legislative councils for Bengal, northwestern provinces and Punjab, which were established in 1862, 1886 and 1897 respectively. देखिए, नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाया गया। कहाँ गया? बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में और पंजाब में। बंगाल में 1862 में बनाया गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में 1886 में बनाया गया और पंजाब में 1897 में बनाया गया। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है ना। इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फ्रॉम द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। ठीक है। और देखिए, काउंसिल में जितने बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सब वगैरह में भी वाइसरॉय को पावर दिया जाता था। इट ऑल्सो गैव ए रिकॉग्नाइजेशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। देखिए, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, मैं इसका एक अलग वीडियो करूँगा, उसके बताऊँगा। पहले ये जान ले कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। अंडर दिस अ मेंबर ऑफ वाइसरॉयज काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड वाज ऑथराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन द बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट। देखिए, जो काउंसिल होता था वाइसरॉय का, उन काउंसिल के एक मेंबर को गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाता था और उस डिपार्टमेंट के जितने भी मैटर्स होते थे उसका फाइनल ऑर्डर वो मेंबर समझता था और उसके ऑर्डर में ही सब पास होता था। ठीक है ना। जो काउंसिल होता था, वाइसरॉय का जो काउंसिल होता था, उन काउंसिल का एक मेंबर को गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाता था और उस डिपार्टमेंट में जितना भी फाइनल ऑर्डर होते थे वो इस मेंबर से ही पास होते थे। जैसे कि मिनिस्टर हम कह सकते हैं। ठीक है ना। फाइनल ऑर्डर्स ऑन द बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन द मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट, उन डिपार्टमेंट का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मेंबर को दिया जाता था। उस जो भी फाइनल ऑर्डर है तुम साइन करो। किसको? वाइसरॉय का जो काउंसिल था, उस काउंसिल के एक मेंबर को गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, एजुकेशन हो या फिर फाइनेंस हो, उस तरीके के डिपार्टमेंट होता है ना। गवर्नमेंट के कितना सारा डिपार्टमेंट है, कोई एक डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाता था। ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट, इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस बस 6 मंथ। देखिए, ऑर्डिनेंस का जो पावर है, ऑर्डिनेंस ये आज भी प्रेसिडेंट्स के हाथ है। हमारे प्रेसिडेंट्स के पास अभी भी ऑर्डिनेंस पावर है। ऑर्डिनेंस, वाइसरॉय का ऑर्डिनेंस मतलब क्या है? जब भी देश में कोई रूल की
रेगुलेशन की ज़रूरत हो जो कि पार्लियामेंट एब्सेंट हो या फिर कोई भी ऐसा समय जब पार्लियामेंट रूल नहीं बना सकता, प्रेसिडेंट्स बना सकते हैं, तब वाइसरॉय बना सकते थे। और उस ऑर्डिनेंस मेकिंग के लिए किसी का भी परमिशन लेना जरूरी नहीं था, वो खुद बना सकते थे। और उस ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी 6 मंथ्स था, ठीक है ना, समझ गए। मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ, वाइसरॉय हूँ, मुझे लगता है कि देश में अब ये रूल की ज़रूरत है। गवर्नमेंट अभी नहीं है, पार्लियामेंट अभी नहीं बैठा है, वो नहीं बना सकता, या फिर कुछ भी हो, पार्लियामेंट में रूल नहीं बन सकता है। तो मैं प्रेसिडेंट हूँ या फिर मैं वाइसरॉय हूँ, मैं रूल बनाऊंगा जो कि देश के लिए अब ज़रूरत है। और उस रूल को ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी 6 मंथ्स था, अभी भी 6 मंथ्स है। जो राष्ट्रपति के पास जो ऑर्डिनेंस है उसकी का वैलिडिटी 6 मंथ ही है, ठीक है। एक काउंसिल एक्ट तो ख़त्म हो गया, दूसरा 1892 में आया था। इट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट मेंटेन्ड द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। देखिए, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स पहले 3 ऐड किए गए थे वाइसरॉय काउंसिल में, फिर अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए, उसमें भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट किया गया और उस नंबर को इंक्रीज किया गया, ठीक है। इट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। देखिए, तभी से ही एक लेजिस्लेटिव को पावर देखा था एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तभी इसीलिए ही हमारे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठा था तब कई लोग कहे कि हमारे देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम करना चाहिए। पर जो अलग लोग थे, वो जो भी बैठे थे वहाँ पर, वो लोग कहने लगे कि पहले से ही हमारे देश में ये जो प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम है ये पहले से ही लागू है। मतलब लेजिस्लेटिव क्वेश्चन कर सकता है एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेटिव। ये कब से? इंडियन काउंसिल एक्ट से। सो पहले से ये हमारे देश में चले आ रहा है। सडन न्यू सिस्टम लाएंगे तो कितने सारा प्रॉब्लम्स भी होंगे, इसलिए इस प्राइम मिनिस्टर सिस्टम को रहने दो। इसलिए तब से लेकर आज तक हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर सिस्टम लागू होता है, समझ गए। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ही शुरू हो गया था। क्या कहा गया था इस एक्ट के अंदर? ना लेजिस्लेटिव क्वेश्चन कर सकता है एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। बजट में भी डिस्कस कर सकता है एग्जीक्यूटिव, बजट में भी डिस्कस करने के लिए पावर दिया गया लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव को नहीं। बजट डिस्कशन के लिए पावर दिया गया था लेजिस्लेटिव को, और एग्जीक्यूटिव ओनली रेस्पॉन्सिबल होता था लेजिस्लेटिव के पास। लेजिस्लेटिव क्वेश्चन पूछ सकता था एग्जीक्यूटिव को, अभी पूछता है। देखिए, ये तरीका गलत नहीं है, ठीक है ना। लोग अपने आप करप्ट होते हैं, सिस्टम को गलत कहने से क्या होगा। चलिए, देखिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दैट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय गवर्नर्स on the recommendation of the district boards, municipalities, universities, trade associations, जमींदार्स, चैम्बर्स। देखिए, सेंट्रल लेवल में जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड किया जाता था, वाइसरॉय किसके रिकमेंडेशन में ऐड करते थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन में ही ऐड करते थे। पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड किया जाता था, वो किसके रिकमेंडेशन में गवर्नर ऐड करते थे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, उसी प्रोविंशियल एरिया के, समझ गए। दिस एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग ऑफ सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल स्टेट्स both in central and provincial legislative councils. The word election was however not used in this act. The process was described as nomination made on the recommendation of certain bodies. देखिए, एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे समझना चाहिए। दिस एक्ट मेड लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन। इनडायरेक्ट प्रोविजन बताया गया इलेक्शन वर्ड नहीं यूज किया गया, पर नॉमिनेशन तो बताया गया है ना। उसका मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इलेक्शन का, ये ठीक है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है इलेक्शन का सिस्टम। डायरेक्ट इलेक्शन का वर्ड तो यूज़ नहीं किया गया है, पर लग रहा है कि शुरू होने वाला है, ठीक है।
तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आ गया, ये सबसे लास्ट वाला काउंसिल एक्ट था। देखिए, दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्या है। देखिए, मॉर्ले मिंटो क्यों कहा गया है इसे, क्योंकि जब ये एक्ट आया था तभी लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया तब थे और लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है। इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज 16 to 60 को बढ़ा दिया गया। क्या कहा गया, देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में और सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल में इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल लेवल में और प्रोविंशियल लेवल में जो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसे उसका साइज को इंक्रीज किया गया, मेंबर्स को ऐड किया गया। ठीक है ना। पहले जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर 16 थे उसे बढ़ा दिया गया और 60 तक लाया गया। समझ रहे हो, 16 से 60 तक मेंबर इंक्रीज हो गए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म। देखिए, बंगाल का कुछ और था, पंजाब का कुछ और था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का कुछ और ही था, वो यूनिफॉर्म नहीं था, पर इंक्रीज हो रहा था। ठीक है। It retained the official majority in the central legislative council but allowed the provincial legislative councils to have non-official majority. देखिए, ऑफिशियल मेंबर होते थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड किया जाता था, फिर भी ऑफिशियल मेंबर्स का ही मेजोरिटी को गुरुत्व दिया जाता था, इंपॉर्टेंस ऑफिशियल मेंबर को ही दिया जाता था। पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलाउ किया जाता था नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को देखने के लिए। ठीक है। पर सेंट्रल लेवल में ऑफिशियल मेजोरिटी को ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता था। It enlarged the deliberative functions of the legislative council at both the levels. For example, members were allowed to ask supplementary questions, move resolutions on the budget and so on. देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पावर ज़्यादा बढ़ा दिया गया। बजट डिस्कशन होते थे पहले, अभी रेजोल्यूशंस को ला सकते हैं। ठीक है। बजट के ऊपर रेजोल्यूशंस लाना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करना, ये सब भी शुरू हो गया। इन सबको भी शुरू कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पार्लियामेंट्री सिस्टम शुरू हो रहा है आपसे। देखिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसरॉय एंड गवर्नर्स। देखिए, पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड किया जाता था, पर अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को ऐड किया गया। ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ही वाज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले इंडियन थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और ही जॉइंड एज अ लॉ मेंबर। ओके। इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अलग अलग निर्वाचन मंडली, इलेक्टोरेट निर्वाचन मंडली, हम इलेक्शन के वक्त आप सुनते होंगे न्यूज़ में निर्वाचन मंडली। ठीक है ना। सेपरेट इलेक्टोरेट, धर्म के हिसाब से सेपरेट इलेक्टोरेट गठन किया गया, मुस्लिम के लिए, सिख्स के लिए। ठीक है। अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। दस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये अच्छी बात नहीं थी, कम्युनल इलेक्टोरेट करना नहीं चाहिए, इसलिए ही इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचते हैं। देखिए, कम्युनलिज्म ब्रिटिश लोग ही शुरू करके गए इंडिया में, और उसका रिजल्ट आज आम जनता भुगत रही है। ठीक है ना। इसलिए एजुकेशन जरूरी है सबके लिए। ठीक है। सो फिर फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल इलेक्टोरेट, इसका फादर किसको माना जाता है, लॉर्ड मिंटो, जब तक के वाइसरॉय थे। वायरस ही मेरे मुंह से निकल रहा है यार, सच में वायरस ही थे ना हमारे लिए। तो छोड़ो, मुस्लिम मेंबर्स के लिए सेपरेट मतलब बनाया गया, केवल मुस्लिम लोग ही वोट दे सकते हैं मुस्लिम मेंबर्स को, उनके लिए सेपरेट, इसलिए इसे इट इज़ द इनिशिएशन, इट वाज द इनिशिएशन ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। सो द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट वाज द लॉर्ड मिंटो। ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। देखिए,
पहले मुस्लिम्स के लिए इलेक्टोरेट बनाया गया, फिर ज़मींदार के लिए अलग, यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए अलग, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन के लिए अलग, ठीक है, सब अलग हो गया यार। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑन अगस्त 20, 1917 द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो दोस्तों देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑन अगस्त 20, 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर किए थे फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया। अगस्त 20, 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था हमारा प्रोविज़न, हमारा उद्देश्य ये है कि इंडिया में अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट बन सके, ठीक है। The Government of India Act 1919 was thus enacted, which came to in force in 1921. 1919 में बनाया गया, पर 1921 में इस एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन दिया गया। This act is also known as Montagu-Chelmsford Reforms. Montagu was the Secretary of State for India and Lord Chelmsford was the Viceroy of India at that time. ठीक है ना, ये नाम याद कीजिए। पहली बात लॉर्ड मिंटो मोरले, ठीक है, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, अभी आया हमारा मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। इसका फीचर्स क्या है देख लेते हैं। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर विल बी ऑथराइज्ड टू मेक लॉस ऑन द रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनाइटरी। कुछ सब्जेक्ट्स बनाए गए, सेंट्रल के लिए कुछ सब्जेक्ट्स, स्टेट के लिए और प्रोविंशियल के लिए कुछ सब्जेक्ट्स, और बोथ के लिए कुछ सब्जेक्ट्स बनाए गए। It further divided the provincial subjects into two parts: transferred subject, reserved subject. Transferred subjects were to be administered by the governor with the aid of minister responsible to the legislative council. The reserved subjects, on the other hand, were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council. ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो भागों में मतलब बताया गया है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में गवर्नर अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के मदद से बनाएंगे, और रिजर्व्ड का सब्जेक्ट्स ऑन द अदर हैंड वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर अपने मिनिस्टर्स के मदद से जो भी सब्जेक्ट्स बनाएंगे उन्हें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहा गया, और रिजर्व्ड सब्जेक्ट मतलब गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मदद से बनाएंगे, और वो विदाउट बीइंग रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव के साथ बनाएंगे गवर्नर, उसे रिजर्व्ड सब्जेक्ट कहा गया। सो इसे ही डायरार्की कहा गया। द डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायरार्की, a term derived from the Greek word diarchy which means double rule. However, the experiment was legally unsuccessful. देखिए ज़्यादा कंफ्यूजन होगा इसमें, इसलिए अनसक्सेसफुल रहा। It introduced for the first time bicameralism and direct elections in the country. Thus, the Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislative consisting in upper house and lower house. लोक सभा, राज्य सभा इसमें पहले इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस वर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन. इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of the 6 members of the House's Executive Council were to be Indian. देखिए 6 मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसरॉय के, उनमें से 3 इंडियन होने चाहिए, ठीक है। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट, देखिए पहले मुस्लिम के लिए बनाए गए थे, ज़मींदार के लिए, अब 6 के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए भी इलेक्टोरेट बनाए गए। इट ग्रांटेड द फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑफ बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन, ठीक है। It created a new office at the High Commissioner of India in London and transferred to him some of the functions hired performed by the Secretaries of State for India. एक नया ऑफिस बनाया गया, एक नया पोस्ट हो गए थे हाई कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया इन लंदन। अभी भी हाई कमीशन ऑफिस है, IFS ऑफिसर इंडियन फॉरेन सर्विस अपॉइंटेड होते हैं हर एक कंट्री में, एम्बेसडर ऑफिस एम्बेसी में हाई कमीशन अभी भी है, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड सेंट्रल पब्लिक सर्विस, अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, पहले सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था, 1926 में बनाया गया फॉर द सिविल सर्वेंट।
It separated for the first time provincial budgets from the central budgets and authorized the provincial legislature to enact it. इसलिए पहले सेंट्रल जो बजट बनाता था उसे पूरा का पूरा कंट्री के लिए, प्रोविंशियल के लिए, सारा का सारा प्रोविंशियल एरिया जितने भी थे सेंट्रल को फॉलो करते थे बजट के केस में। पर अब इस एक्ट के अंदर प्रोविंशियल के बजट टॉपिक्स सेंट्रल के बजट टॉपिक्स को अलग कर दिया गया। प्रोविंशियल अपने बजट टॉपिक्स अपने आप बनाए गए। It provided for the appointment of a statutory commission to inquire into and report on its working after 10 years of its coming into force. हर 10 साल में इसके बारे में एक रिपोर्ट बनाकर देने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन को बनाया गया। क्यों? ये जो बजट कमीशन होता था, ये बजट का जो सिस्टम है, इसके बारे में एक रिपोर्ट बनाया जाए, इसीलिए हर 10 साल में एक रिपोर्ट बनाया गया। क्या ये वाला 10 साल में क्या बनाया गया है, ये नेक्स्ट 10 साल में, हर 10 साल में एक रिपोर्ट बनाया जाता था। इससे क्या होता है, अपडेट रहता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। साइमन कमीशन ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, साइमन कमीशन, और हम इसे देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंदी होना नहीं चाहिए, हम छोटे छोटे वीडियो के साथ। साइमन कमीशन ख़त्म होने के बाद हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आने वाला है, 1947, उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म, और हम उसके बाद मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने थोड़ा स्लोली पढ़ाया है। जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। पर वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, उससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन एवरी टर्म्स को टच किया है, कोई भी कंसेप्ट को हाथ से नहीं जाने दिया, ठीक है ना। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्ते। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे ही एजुकेशन शायद में सबके पास पहुंच सकता है, ठीक है ना। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है, अगर इंडिया के हर एक बच्चे सही चीज़ को जानने लगे, सही चीज़ जाने लगे, तो फिर हमारे कंट्री में एजुकेशन लेवल इतना बढ़ जाएगा कि करप्शन भी नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे करप्शन तो एजुकेटेड पीपल नहीं करते हैं। देखिए सही एजुकेशन पहुंचना है सबके पास, इसलिए तो हम सब मिलके इस एजुकेशन को पहुंचाएं सबके ओर, सबके तरफ, सबके पास। इसलिए दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड विल कंप्लीट आवर सिलेबस इन आवर टारगेट टाइम। थैंक यू दोस्तों।